हेलो एवरीवन, मैं अनुजा भारद्वाज आज आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आई हूं और वो है हमारा नाजिज्म के ऊपर। ये जो नाजी है हमारा, जिसमें कि हम हिटलर को पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि आपका कोई भी आपका हिस्ट्री के लिए टीचिंग का कोई एग्जाम दे रहे हैं या फिर आपका एनडीए का एग्जाम है या सीडीएस का है, नाजी से 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें हम क्या क्या बातें देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हिटलर का टाइम था, उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे हुआ था वर्ल्ड वॉर 1। अब वर्ल्ड वॉर 1 का जो रिजल्ट रहा था उसको हम चर्चा करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 के क्या ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से आपका हिटलर को चांस मिला आगे आने का और हिटलर जर्मनी में अपनी डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर पाया। तो पहले एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई थी, जिसका जो नई नई संसद बनी थी उसका नाम था आपका रीस्टैग, ये वाइमर रिपब्लिक। तो वाइमर रिपब्लिक जो थी, ये इसको कैसे इसका उदय हुआ, कैसे इसका डाउनफॉल हुआ और हिटलर को आगे आने का चांस कैसे मिला। तो सबसे पहले हम वाइमर रिपब्लिक के बारे में बात करेंगे। और वाइमर रिपब्लिक ने एक बहुत ही अपमानजनक संधि साइन करी थी, वो है हमारी ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई की चर्चा करेंगे। तीसरी बात, हम लोग हिटलर कैसे पावर में आया वो बातें डिस्कस करेंगे। चौथी बात, हम नाजी का वर्ल्ड व्यू क्या था, यानी नाजी किस तरह की विचारधारा रखता था, दुनिया को कैसे देखता था। तो ये नाजी वर्ल्ड व्यू यानी हिटलर की विचारधारा के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसको उसने कहा कि इनको समाज में रहना चाहिए, किसको नहीं रहना चाहिए, यानी जो डिजायरेबल और अनडिजायरेबल उनको हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे समाज में हिटलर ने किस तरीके का वर्गीकरण रखा, यानी कि यूथ को किस तरह से हिटलर ने कंसीडर किया, नाजी जर्मनी में यूथ को किस तरह से देखा जाता था, क्या उनकी इंपॉर्टेंस थी, वो हम देखेंगे। किस तरह से आर्मी में जाना ही यूथ का एक परम उद्देश्य होना चाहिए, ये उनको गाइडेंस कैसे दी गई। और जो लास्ट इसमें बात रहेगी वो रहेगी हमारी महिलाओं के बारे में भी, ऑर्डिनरी पीपल और खास तौर पे विमेन, उनके साथ नाजी का क्या ट्रीटमेंट था, किस तरह की उनसे एक्सपेक्टेशन हिटलर की थी। तो ये बातें हम डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है तो वो है हमारा बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। हुआ क्या कि सबसे पहले जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 1 में सबसे पहले आपको ग्रुप पता होने चाहिए। यानी एक ग्रुप था जिसको हम लोग बोलते हैं एलीज कंट्री। एलीज चाहे वर्ल्ड वॉर 1 में हो चाहे वर्ल्ड वॉर 2 में हो, सेम है। एलीज में जो मेन कंट्रीज हैं वो रही है BRF, यानी ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस। इसके साथ और भी बहुत सारे देश आपके शामिल होते थे। तो ये जो आपका BRF का ग्रुप था वर्ल्ड वॉर 1 में, ये थे एलीज। और इनके अपोज में जो आपके शामिल हुए थे वो ग्रुप में आपका ऑस्ट्रिया, जो आपका ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर कहलाता था। ऑस्ट्रिया और हंगरी पहले एक ही देश हुआ करता था, तो ऑस्ट्रिया, हंगरी और इसके अलावा आपका जर्मनी, ये लोग जो थे ये इनके अपोजिशन वाले ग्रुप में थे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो आपका समूह था, इन लोगों ने वॉर शुरू कर दी। आपका वर्ल्ड वॉर 1 इनके बीच में हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 में जो जीत हुई थी वो यूएसए की एंट्री की वजह से BRF यानी कि एलीज की हुई थी। अब ये जो एलीज की जो जीत हुई है, यहां से एकदम आपका रूपरेखा बदल गई। यानी कि जो आपका वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के बाद जो जीते हुए देश थे, इनमें से रशिया को तो उतना फायदा नहीं हुआ, वो हम रशियन रिवॉल्यूशन में अलग से बताएंगे। जब भी आप युद्ध में शामिल होते हैं खर्चा तो होता ही होता है। या आपको जीत के बाद सबकी इकोनॉमी हिली, यानी कि आप अगर बोले कि ब्रिटेन को फायदा हुआ, ब्रिटेन को फायदा तो हुआ, लेकिन इकोनॉमी उनकी भी सेटबैक हो गई। जिस रेट में आप डेवलपमेंट कर रहे थे, आप एकदम से पीछे पिछड़ गए। इसी वजह से जो इंग्लैंड की जो स्थिति थी आपकी इंडिया में, वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद थोड़ी सी लूज हुई थी। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो आपको ऑलमोस्ट देश खाली करने वाली स्थिति आ गई थी, क्योंकि आपको मालूम है वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म हुई और 47 में तो भारत आजाद ही हो गया था। इवन वर्ल्ड वॉर 1 के समय में इंग्लैंड अपनी पोजीशन रीगेन करने में उसको बहुत दिक्कतें आई इंडिया में, और बहुत सारी कॉलोनीज पे से इंग्लैंड की पकड़ कमजोर हो गई थी। इंग्लैंड की इकोनॉमी भी आपकी कमजोर हुई थी, उसको वापस से ऊपर लाने में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर मैं बात करूं यूएसए, तो यूएसए ने भी ये देखा कि बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है जब भी हम वर्ल्ड वॉर वगैरह में एंगेज होते हैं, इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था शामिल होने में। लेकिन जब उसके आपका पर्ल हार्बर के ऊपर शिप लगा दिए गए अटैक करने के लिए एक्सेस पावर द्वारा, तो वो उसे शामिल होना पड़ गया कि अब अगर शामिल नहीं हुआ तो भी मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। तब जाके ये एक बहुत बड़ी गलती मानी गई थी कि ये एक गलती थी
जर्मनी और जापान की तरफ से ये डिसीजन लेना कि यूएसए के ऊपर अटैक करने का सोचना, तो इसकी वजह से यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 में फिर से एलीज को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि एक्सेस वालों के जहाज आए थे तो उसने दूसरा ग्रुप एलीज को ज्वाइन किया। वहां ज्वाइन होते ही फिर से उनकी स्थिति मजबूत हो गई और एलीज आपका वर्ल्ड वॉर 2 भी जीत गए। यानी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों को एलीज ने, मित्र राज्यों ने जीता है। इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब एलीज जीते तो इन्होंने एक संधि साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि इन्होंने जर्मनी की राजनीति को पुनर्गठन किया और उस पुनर्गठन में जर्मनी में एक आपका डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की गई। इस डेमोक्रेसी में जो नई नई पार्लियामेंट बनी है उसका नाम है वाइमर रिपब्लिक। तो ये जो वाइमर रिपब्लिक है इसमें आपका नई नई डेमोक्रेसी है, लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि नई नई डेमोक्रेसी उनके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, तो उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या होगा। और ऐसे में वाइमर रिपब्लिक को मजबूर किया गया कि आप अपमानजनक संधि ट्रीटी ऑफ वर्साई पे साइन करो। अब आप सोचेंगे कि क्या इसमें ये मना कर सकते थे, यानी कि लोगों ने जिम्मेदार तो माना कि इस अपमानजनक संधि को साइन करने में पूरा ब्लेम किसके ऊपर गया, वाइमर रिपब्लिक। लेकिन क्या कोई और इसका रास्ता था? बिल्कुल नहीं था, रास्ता तो कुछ नहीं था, क्योंकि उन्हें साइन करनी ही थी और कोई उनके सामने वो एम नहीं था। कोई और सरकार होती उसे भी साइन करना पड़ता, क्योंकि वो युद्ध में हारे हुए थे। और ये वाइमर रिपब्लिक ने जो साइन करी है ट्रीटी ऑफ वर्साई, यही एक मेन कारण पड़ा वर्ल्ड वॉर 2 की आपकी बैकग्राउंड तैयार करने में। तो अब इसमें क्या हुआ कि एलीज जो थे उन्होंने यूएस की एंट्री के बाद जो मजबूत हुए, 1917 में यूएस एंटर हुआ था और उसके बाद एलीज 1918 में फाइनली ये फैसला हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई और एलीज की को विजेता घोषित कर दिया गया। ये जो वर्ल्ड वॉर थी 1914 से 1918 के बीच में रही है। इलेक्शन करवाए गए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे, यानी कि हर वयस्क व्यक्ति को वोट का आपका राइट दिया गया और इस तरह से जर्मनी में एक नई तरह की सरकार आ गई और वो डेमोक्रेटिक सरकार थी। अब ये जो सरकार बनी है ये रिपब्लिक जर्मनी कहलाया और वहां पे आपका जो था वो जर्मन्स की अपनी ये डेमोक्रेसी बनी। लेकिन जर्मन्स ने सहृदय से स्वीकार नहीं किया, उन्हें विश्वास नहीं था। नई नई डेमोक्रेसी बनी और ऊपर से इस जर्मनी की नई नई सरकार को ट्रीटी ऑफ वर्साई पे साइन करना पड़ गया। तो बाद में तो इनको उल्टा ब्लेम किया गया ये सारी ट्रीटी ऑफ वर्साई को साइन करने के लिए। तो अब हमारे दिमाग में बार बार आ रहा है कि आप बैकग्राउंड बार बार बोल रहे हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई, तो जानते हैं कि ये ट्रीटी ऑफ वर्साई है क्या। तो आपकी सबसे पहले ये ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 में साइन हुई थी। वर्ल्ड वॉर आपका खत्म हुआ था 1914 से 1918 के बीच और 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई थी। ये जो हुई है ये आपका जो एलीज पावर से उन लोगों ने साइन किया, इसमें जर्मनी के बिल्कुल पांव तोड़ने के लिए ये आपकी संधि की गई थी। जर्मनी ने जो भी आपका उसकी पावर है इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली या उसकी जो टेरिटरी थी, सब चीजों से, सब फ्रंट पे से जर्मनी को कमजोर कर दिया गया। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या रहा था ट्रीटी ऑफ वर्साई में। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहा ट्रीटी ऑफ वर्साई में वो था कि जर्मनी से आपका एल्सेस और लॉरेन नाम की जो जगह थी वो उससे टेरिटरी में छीन ली गई। जर्मनी के ऊपर इस अपमानजनक संधि के द्वारा बहुत सारा वॉर डेप्ट लगाया गया, यानी जर्मनी की जो मिलिट्री पावर थी वो भी कम कर दी गई। जर्मनी की मिलिट्री पावर में जो आर्मी थी उसको रिड्यूस करके आपका 1 लाख कर दिया गया था, जो कि एक देश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। एयरफोर्स और मॉडर्न वेपन्स रखने की परमिशन नहीं दी थी, वो लोग कोई भी बड़ी बैटल शिप नहीं बना सकते थे, इन सब चीजों के ऊपर रोक लगा दी गई थी। जो उनका सबसे ज्यादा पैसा उत्पन्न करने वाला क्षेत्र था, यानी कि इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी थी वो थी इनकी राइनलैंड। तो जहां पे कि आपका राइनलैंड जो रिसोर्स रिच थी, बहुत सारे वहां पे रिसोर्सेस थे, उसको भी एलीज पावर द्वारा ले लिया गया था। हुआ क्या था, इनके ऊपर में वॉर डेप्ट लगाया गया, बहुत सारा कर्जा लगाया गया और ये आपका लिवर इनके यहाँ की करेंसी थी। जर्मनी ने जो अपनी ओवरसीज कॉलोनीज थी उसको भी आपका खो दिया था, जिनमें से चाइनीज पोर्ट्स जो थे पैसिफिक आइलैंड में और जो अफ्रीकन कॉलोनीज थी जहां पे जर्मनी ने अपना नॉर्थ में और साउथ में जहां जहां एक्सपेंशन किया था वो एरिया उससे ले लिए गए। एल्सेस और लॉरेन जो थे वो भी उससे छीन लिए गए। तो आगे देखते हैं कि क्या हुआ इसमें। तो जब आपसे एरिया टेरिटरी आपकी छीन ली गई है, आपको बताया गया कि जो मिलिट्री है वो भी डीमिलिटराइज कर दिया गया है, यानी आर्मी की जो संख्या है वो भी आपकी कम कर दी है, ताकि आने वाले समय में
आप अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग करके दूसरे क्षेत्रों पे अधिकार न कर सके। आपके जो विदित क्षेत्र थे वो छीन लिए गए, आर्मी के रूप से आपको कमजोर कर दिया गया। आगे जर्मनी में क्या किया गया, जो राइनलैंड है उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया। जो सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच राइनलैंड थी उसको डीमिलिटराइज किया गया। यहाँ पे ये इनकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी। तो ये रिसोर्स रिच लैंड आर्मी ये इसने एलिस पावर ने अपने पास ले ली। कारण ये था कि एलिस पावर ने इनके ऊपर वॉर डेप्ट लगाया। जर्मनी की स्थिति नहीं थी कि वो उतना सारा कर्जा या उधार चुका सके। तो जब नहीं चुका सकते हैं तो जहां से उनकी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा इनकम आ रही थी वो एरिया ले लिया गया मित्र राज्यों द्वारा। अब जो नेशनल टेरिटरी थी, जिस जिस क्षेत्र पे जर्मनी ने कब्जा किया था, उन क्षेत्रों को भी इससे छीन लिया गया। वो क्षेत्र थे आपके बेल्जियम के, डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, ये जो देश थे इन लोगों ने लगभग 13% ऑफ जर्मन टेरिटरीज छीन ली थी। यानी यहाँ पे एक ऐसा लड़ाई चल रही थी कि जो भी आपके बाल्कन क्षेत्र था वहां का डाउनफॉल हुआ तो उस जगह के लिए ये लोग सोच रहे थे कि कौन देश ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को अपने क्षेत्र में ले लेता है। तो उस लड़ाई के अंतर्गत जर्मनी ने जो जो कब्जा किया था वो इनसे पूरी तरीके से वापस ले लिया गया। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था वो इसी कारण हुआ था कि यहाँ पे जो बाल्कन एरिया था वो एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी थी सभी देशों को कि कौन यहाँ पे सबसे ज्यादा हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था, जो कि बिना उत्तराधिकारी के राजा मर गया था। तो वो ये देख रहे थे कि कौन देश ज्यादा से ज्यादा हैब्सबर्ग एम्पायर का जो बाल्कन एरिया है उसे कंट्रोल में ले लेता है। उसी लड़ाई में, उसी एक आपके एक कंपटीशन जो छिड़ा था, इसमें जर्मनी भी घुस गया और जर्मनी ने आसपास के क्षेत्रों को कब्जा करना शुरू कर दिया था और यहीं से आपकी जो वॉर थी वो आपकी शुरू हो गई थी। और इसमें फाइनली जो एक्सिस पावर थे इन लोगों की हार हो गई, एलिस जीते। तो जो हम ये ट्रीटी ऑफ वर्साई की कंडीशन कर रहे हैं ये हारे हुए देशों पर लगाई गई कंडीशंस थी। इसमें आपका टर्की भी था, टर्की भी हारा था, जिसमें कि आपको थोड़ा इंडिया का कंसर्न अगर याद आ रहा हो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही खिलाफत मूवमेंट इंडिया में शुरू हुआ था जो कि तुर्क के खलीफा के फेवर में करा गया था, क्योंकि टर्की भी हारा था, एक्सेस पावर की तरफ से था, या हम कह सकते हैं जो आपके जर्मनी वाला जो ग्रुप था, जर्मनी ऑस्ट्रिया वाला, उनकी तरफ से था। और इनके हारने की वजह से टर्की की भी सारी पावर्स जो थी वो ब्रिटेन और जीते हुए देशों ने ले ली थी। आगे देखते हैं वॉर गिल्ट। वॉर गिल्ट जो होता है, ये वॉर गिल्ट आपका बहुत ज्यादा इनके ऊपर लगाया गया था और ये वॉर गिल्ट में इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन जो था वो इम्पोज कर दिया गया था। उतना सारा पैसा ये लोग पे नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इनकी जो सबसे रूर रीजन था, जो कि कोयला प्रोड्यूसिंग रीजन था, वो जर्मनी से छीन लिया गया मित्र राज्यों द्वारा कि अगले कई सालों तक वहां से होने वाला जो भी इनकम है वो मित्र राज्यों को जाने वाला था। तो इस तरह की कंडीशन थी। आप देख सकते हैं इकोनॉमिकली आपने डाउनफॉल कर दिया, आप देख सकते हैं सोशली आपने यहाँ पे इनकी कमर तोड़ दी कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफी सारी इनसे कम हो गई, छिन गई, जो भी टेरिटरी थी वो इनके हाथ से निकल गई, यानी कि टेरिटोरियल आपने एक्सपेंशन जो था वो भी कम कर दिया। मिलिट्री के रूप में देखें तो मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं रख सकते और मिलिटराइज को डीमिलिटराइज करके आपने इनकी शक्तियों को भी कंट्रोल कर दिया। तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और इनका जो आपका कह सकते हैं साइकोलॉजिकली भी ये लोग वीक हो गए थे। तो ये जो आपकी साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साई, इसका जर्मनी के जो लोग थे उनके ऊपर बहुत आपका साइकोलॉजिकली नेगेटिव प्रभाव पड़ा और उन्हें एक कोई चाहिए था जिसके ऊपर ये ब्लेम कर सके, और ये सारा ब्लेम आ गया आपका वाइमर रिपब्लिक के ऊपर। तो ये जो वाइमर रिपब्लिक थी इसको रिस्पॉन्सिबल माना गया और जितने भी ऐसे लोग जो कि वाइमर रिपब्लिक का साथ देते थे उन सबको मजाक में आपका बोला जाने लगा नवंबर क्रिमिनल। अब बोल रहे हैं नवंबर क्रिमिनल में कौन कौन आते हैं, तो न सिर्फ ऐसे लोग जो कि राजा के ये नई नई डेमोक्रेसी जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं या जिन्होंने डेमोक्रेसी के सपोर्ट में कोई बात कही है, तो ऐसे सभी लोगों को एक कैटेगरी रखी गई और उनको नवंबर क्रिमिनल कह के मजाक उड़ाया जाने लगा, क्योंकि ये ट्रीटी जो थी ये नवंबर के महीने में साइन हुई थी। तो ये थी हमारी ट्रीटी ऑफ वर्साई। अब हम इसमें देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ वॉर क्या थे। तो इफेक्ट ऑफ वॉर यानी कि क्या
इसके जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उस समय जर्मनी का समाज कैसा था, उनके लोगों की मेंटेलिटी क्या थी, लोगों का समाज में चल क्या रहा था, तो हम कहेंगे कि सबसे बुरा इफेक्ट रहा आपका डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट था इनके दिमाग के ऊपर, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से इनकी कमर टूट गई थी। हम बात करेंगे कि ये जो एक यूरोप था जो कि क्रेडिटर हुआ करता था, यानी लोगों को पैसा देता था, ये सब देशों को लोन देता था, आज ये डेप्टर बन गया, यानी कि आपका ये खुद कर्जे में डूब गया। तो ये इकोनॉमिकली उसका डाउनफॉल था बहुत बड़ा। नेक्स्ट देखें तो जर्मनी के ऊपर जो वॉर गिल्ट लगाया गया था, युद्ध में होने वाली क्षतिपूर्ति, उसकी पूर्ति के लिए जो उसके ऊपर फंड लगाया गया था, और जो उनको एक नेशनल ह्यूमिलिएशन फील हुआ था, यानी कि राष्ट्रीय रूप से उनको एक अपमानजनक संधि साइन करनी पड़ गई थी, उससे वो लोग आपका इकोनॉमिकली पूरी तरीके से क्रिपल हो गए थे, अपंग हो गए थे, इकोनॉमिकली उनकी कमर ही टूट गई थी। रूर रीजन आपका उनसे छीन लिया गया था, राइनलैंड को डीमिलिटराइज कर दिया, तो वो कहीं से भी स्ट्रांग नहीं रहे। अब इसके बावजूद, इन सब चीजों के बावजूद आज भी आर्मी को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा था। जो भी मीडिया है वो हमेशा आर्मी को, ट्रेंच लाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाती थी, जबकि ये असलियत नहीं थी। असलियत में तो जो आर्मी थी उनकी हालत खराब थी, ट्रेंचेस में वो लोग मिजरेबल लाइफ जी रहे थे, जब लाशें आपकी पड़ी रहती थी उनको चूहे खाते थे, कॉर्प्सेस जो होते थे उनकी लाशें उनको सड़ रही थी, तो स्थिति बहुत बुरी थी। लेकिन आर्मी की इन स्थितियों को छुपा के मीडिया हमेशा ग्लोरिफिकेशन कर रही थी, और लोगों को एग्रेसिव रहना चाहिए, वॉर प्रोपेगेंडा को ही वो लोग आगे बढ़ा रहे थे, और आपका आर्मी और युद्ध को एक बहुत ही अच्छे वे में सामने रखा जा रहा था, जबकि असलियत कुछ और ही थी। अब यहां पे हम बात करेंगे कि ये जो आपके डेमोक्रेटिक आइडियाज थे ये पूरी तरीके से अब सीज हो गए, क्योंकि ये जो साइन करी है ट्रीटी ये फेल हो गई, तो डेमोक्रेसी से लोगों का दिमाग हट गया। ऐसे में एक नया आपका आया, कौन? हिटलर। तो ये हिटलर जैसे जैसे आर्मी में घुस रहा था, ये हिटलर भी आपको एक बड़ी अचंबा होगा सुन के कि ही वॉज नॉट जर्मन, ही वॉज ऑस्ट्रियन। ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। पैदा होने के बाद में ऑस्ट्रिया में इसका पालन पोषण हुआ, कला वगैरह के क्षेत्र में इसकी बहुत ज्यादा रुचि थी, लेकिन इससे फिर कल्चर की बहुत डीप स्टडी करी, और वहां पे इसका इंटरेस्ट जर्मन कल्चर में आ गया, और इसने अपने आप को रजिस्टर कर लिया था वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे जर्मनी की आर्मी में। धीरे धीरे ये एक मैसेंजर के तौर पे ज्वाइन हुआ था, मैसेंजर से बढ़ते बढ़ते इसको आपका आर्मी में हाई पोस्ट दी गई, और हाई पोस्ट के बाद में इसको अपॉर्चुनिटी मिली कि अब ये आपका पॉलिटिक्स में आने लग गया। इसको एक बार इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिली, वहां से इसके पॉलिटिकल कनेक्शन शुरू हो गए। तो ये जो पॉलिटिकल कनेक्शन इसने होल्ड करे, यहां इसको एक चांस मिला पॉलिटिक्स में आने का। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में जो एंट्री हुई है हिटलर की, उससे पहले पॉलिटिकल रेडिकलिज्म जर्मनी में क्या चल रहा था और इकोनॉमिक क्राइसिस क्या फैली हुई थी। यानी एक तरफ तो हिटलर पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रहा है, उसी समय में समाज क्या चल रहा था जर्मनी का। तो हिटलर आर्मी में धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। इसी बीच वर्ल्ड वॉर 1 हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 के रिजल्ट में जर्मनी हार गया। इस समय ये हॉस्पिटल में था। इसने अपनी ये सारी, जैसी सुना कि ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई है, तो हिटलर ने उसी समय एक घोषणा करी हॉस्पिटल में। इसने बोलना शुरू किया, लोगों ने इसको सुना, और इसने ये बोला कि अब मेरे जीवन का परम उद्देश्य जर्मनी का डेवलपमेंट है, यानी कि मैं इस अपमानजनक संधि से जर्मनी को छुटकारा दिलाऊंगा, जर्मनी का डेवलपमेंट करूंगा। तो यहाँ पे आपका जो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एक आ रहा था जर्मनी में, वो क्या था? कंट्री जो थी वो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट के लिए डिमांड कर रही थी कि भाई कंट्री चेंज विद द डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल डेमोक्रेसी। यानी कि सोवियत स्टाइल क्या है? जिसमें कि आपका रहता है, जो आपसे बोला गया कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में तो लोग थे ही, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा के भी अगेंस्ट हो गए। कम्युनिस्ट क्या है? सोशलिस्टिक विचारधारा है, उसी का एक्सट्रीम रूप कम्युनिस्ट विचारधारा कहलाती है। क्यों लोग अगेंस्ट हो गए? सोशलिज्म में कहा जाता है कि जो भी संपत्ति होती है, उसका जो भी प्रॉफिट होता है इकोनॉमी में, वो सभी लोगों में समान वितरित किया जाता है, यानी रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है समाज में। तो ये बात कही जा रही थी कि सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट जर्मनी अडॉप्ट कर लेगी, जो कि यूएसएसआर में ऑलरेडी चल रहा था। सोशलिस्ट जो थे, डेमोक्रेटिक्स थे और जो कैथोलिक्स थे, वो लोग सभी स्ट्रेस कर रहे थे कि डेमोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उस डेमोक्रेसी का स्वरूप कैसा होगा? सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी। यानी है तो डेमोक्रेसी, लेकिन कैसी? सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी होगी। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी जो थी वो बनाई गई, किसके द्वारा? स्पार्टिसिस्ट के द्वारा। तो आगे देखते हैं अब इसमें कि स्पार्टिसिस्ट द्वारा ये जो कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी, इसका हिटलर समर्थक था क्या विरोधी था?
बिल्कुल विरोधी था। हिटलर को ना तो कम्युनिस्ट विचारधारा में विश्वास था, ना ही डेमोक्रेसी में विश्वास था। अब रेडिकल सॉल्यूशन जो थे उनको पॉलिटिकल गेन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा गया कि अब ये नए चेंजेस लाने हैं। रेडिकल्स बोलते हैं डेमोक्रेसी लाएंगे तो आपको कुछ पॉलिटिकल गेन्स होंगे, राजनीति में पकड़ स्ट्रांग होगी, लेकिन हिटलर तो कुछ और ही सोच रहा था। जर्मनी जो थी उन्होंने वॉर जो लड़ी थी उसमें उन्होंने वो लोन्स के आधार पे ही लड़ी थी, और ये जो लोन्स थे वो उनको गोल्ड के टर्म्स में पे करने थे। अब वॉर जीते नहीं तो उल्टा लोन में आपका दब गए है। अब जो प्रिंटिंग पेपर हो रहा था इस समय में, जैसी जर्मनी की इकोनॉमी डाउन जा रही है, वाइमर रिपब्लिक भी फेल हो गई, इस टाइम पे बार बार प्रेस जो है वो कंटिन्यूअसली नोट्स को छापे जा रही है। तो एक ऐसा टाइम आ गया कि इतने ज्यादा नोट छाप लिए गए कि आपका एक वॉर, आपका कंडीशन में इकोनॉमिक क्राइसिस वाली कंडीशन आ गई, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। हाइपर इन्फ्लेशन वो कंडीशन होती है जब मार्केट में मनी का इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उस हिसाब से जब हर पर्सन की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो लोगों में खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, तो मार्केट में जो सेलर है वो प्राइस बढ़ाता जाएगा, यानी कि वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप पे कर पा रहे हैं। आज आप सीधी सी बात देखिए, आज आपके दादा दादी बोलेंगे कि हमारे समय पे घी 5 रुपए में मिलता था, और आप बोलेंगे आज हमारे यहाँ घी 500 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। तो यानी कि मनी की वैल्यू उनके समय में थी कि 5 रुपए की भी इतनी वैल्यू थी कि आप 1 किलो घी खरीद रहे थे। आज 500 रुपए की वो वैल्यू है कि आप 1 किलो घी खरीद रहे हैं। यानी कि आज इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन नहीं था। आज की कंडीशन इन्फ्लेशन की कहलाएगी, जिसमें कि आप 500 रुपए खर्च करके आपको थोड़ा सा सामान मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन जब छोटी वस्तु के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़े, इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते थे। कुछ ऐसी पिक्चर्स मिलेंगी आपको देखने के लिए जिसमें बक्से में पैसे लेके जा रहे हैं लोग और खरीदने क्या जा रहे हैं? ब्रेड। यानी कि ये कमेंट्स इस तरह के आते थे उस समय कि हैंडफुल ऑफ सामान के लिए आपको बैग भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे। इतनी ज्यादा करेंसी की वैल्यू गिर गई थी। जर्मनी की करेंसी मार्क है, मार्क जो था वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका था मार्केट में। हाइपर इन्फ्लेशन जो था वो जर्मनी में और स्थिति खराब कर रहा था। ऐसे में यूएसए जो था उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था डेव्स प्लान, कि जिसमें जर्मनी को क्राइसिस से बाहर निकालेंगे। जर्मनी के लिए वो एक नया इकोनॉमिक प्लान लाने वाले थे। लेकिन ये जो सारी इंस्पिरेशन थी, जो भी प्लान दिया गया, ये अल्टीमेटली हिटलर की विचारधारा ही यहाँ पे काम आई थी। ये जो ईयर्स ऑफ डिप्रेशन चल रहे थे जर्मनी में, इसमें वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज होता है यूएसए का, वो डाउनफॉल हुआ था। अब क्योंकि आपने लोन लिया हुआ है, अगर वहां पे यूएसए की इकोनॉमी डाउन जा रही है, उनका मार्केट क्रैश हो रहा है, बैंक करप्ट हो रहे हैं, ऐसे में यूरोप के वो सभी देश जो कि जर्मन आपका यूएसए की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, उन सबके ऊपर बहुत खराब इफेक्ट पड़ता है और उनकी इकोनॉमी भी डाउन चली जाती है। तो यूएसए का अगर शेयर मार्केट डाउन जा रहा है तो आपके सारे के सारे यूरोप के देश जो है उनका शेयर मार्केट भी डाउन जाता है। तो ये शुरुआत हो चुकी थी जर्मनी में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की, यानी कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ रखी थी जर्मनी में इस समय। जर्मनी ने इस वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस में आपका ट्रीटी ऑफ वर्साई जो थी वो भी फॉलो कर रहा था, यानी वैसे ही इनकम नहीं हो रही है, हाइपर इन्फ्लेशन है, और ऐसे में इतना सारा वॉर लोन भी आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। लॉस हो गया था जॉब्स का, मार्केट में जॉब्स नहीं थी, लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे। तो यूथ जो है वो परेशान है, युवा सोच रहा है कहीं से कोई रोशनी की किरण आए, कोई ऐसा आए जो जॉब प्रोवाइड करवाए, कोई ऐसी सरकार आए जो कि हमको ये अपमानजनक संधि से छुटकारा दिलवाए। तो ऐसे में लोगों की मानसिक स्थिति समझिए, उनको तो कोई चाहिए था जो उन्हें उम्मीद जगाए। तो लोगों का मॉरल बहुत ज्यादा डाउन है, करेंसी पूरी तरह से वैल्यू खो चुकी है। अब यहाँ पे ऐसे में आगे देखें तो आपको पता चलेगा कि एक जर्मनी में हिटलर ही ऐसा आया जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑरेटर भी था, और उसने लोगों को एक उम्मीद जगाई कि इन सब अपमानजनक संधियों से मैं जर्मनी को छुटकारा दिला दूंगा।